हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज से हम हमारा इकोनॉमिक सर्वे 225-26 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली जो ये डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको पता ही है कि 600-700 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसके साथ में गवर्नमेंट ने क्या है कि इसकी हाइलाइट्स भी रिलीज करी है। तो हम पहले इसकी हाइलाइट्स देखेंगे, क्या हाइलाइट्स है, और उसके बाद में वी विल टेक अप द इकोनॉमिक सर्वे। देखो, इकोनॉमिक इसको स्टार्ट करने से पहले, इकोनॉमिक सर्वे को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं इसके बारे में। पहली चीज तो हमको जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कंप्लीट नहीं पढ़ना है। ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ये 600-700 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे किसी भी एग्जाम के पर्पज से यूजफुल नहीं है। दूसरी बात, इसकी जो रीडिंग है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से करनी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक तरीके से मतलब कि हमको इसके अंदर जो डेटा है ना, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक सर्वे खोल के देखेंगे तो इसमें कई सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, है ना, मीन्स भरपूर मिलेगा ये चार्ट्स, डायग्राम और डेटा से। तो ये डेटा, चार्ट्स और डायग्राम हमको कभी भी याद नहीं रखने हैं। पहली चीज, कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हमको किसी स्कीम का डेटा याद रखना है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको डेटा वगैरह नहीं याद रखना है। तो फिर हमको करना क्या है, हमारी क्या अप्रोच रहेगी इकोनॉमिक सर्वे के साथ में? हमारी अप्रोच रहेगी कि हम उसको अंडरस्टैंड करें। ओके, सॉरी, हम इसको अंडरस्टैंड करें। कैसे करेंगे? हम जो ग्राफ्स वगैरह हैं उसको एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में गवर्नमेंट जो ये हमको डेटा दे रही है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, तो ये जो 45 पेज का डॉक्यूमेंट है, 50 पेजेस का ये हाइलाइट्स है इकोनॉमिक सर्वे की, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने खुद ही आपको समरी बना के दे दी है। ठीक है, कि भाई एग्जाम में ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का खुद का माउथ पीस है, ये गवर्नमेंट खुद बता रही है कि हमने एक साल में ये काम किया है, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। तो इससे अच्छा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। दूसरी बात, ये काफी इसमें सिर्फ हाइलाइट्स वगैरह हैं, तो हम कैसे करेंगे कि हम एक तो ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में ये जो ग्राफ दे रखे हैं या फिर जो डेटा दे रखा है ये बताना क्या चाहता है। डेटा हमको याद नहीं करना है, डेटा हमको समझना है। ठीक है, तो याद रखने की गलती तो आप कभी भी ना करें। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर क्या होगा ना, बहुत सारी टर्म्स आएगी। इकोनॉमिक सर्वे टर्म से भरा हुआ रहता है, मतलब इतनी सारी टर्म्स आपको मिलती है, अगर आप उनको एक्सप्लोर करने जाओ ना तो आधी इकोनॉमिक्स तो आपकी यहीं कवर हो जाएगी। तो पहले हम हाइलाइट्स करेंगे, उसकी कुछ टाइम बाद में हम जब हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम इसकी जो डॉक्यूमेंट है उसके एज अ समरी भी हम करेंगे। वो 100-150 पेज की जो समरी होती है वो भी हम करेंगे। बट ये हाइलाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद देने लगी है और इसके अंदर टर्म्स काफी स्पेसिफिक हैं। तो हमको इसके अंदर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट बता रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू देखो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, अगर इकोनॉमिक सर्वे में किसी स्कीम के बारे में डेटा दे रही है गवर्नमेंट, तो वो स्कीम ऑटोमेटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट डेटा में है हमारी इकोनॉमिक सर्वे में, तो उस स्कीम को हमको डिटेल में देखना है कि वो स्कीम क्या बताना चाह रही है, क्योंकि डेटा तो गवर्नमेंट दे रही है कि हमने ये अचीव कर लिया, लेकिन उस स्कीम के बारे में गवर्नमेंट हमको नहीं बताएगी, तो वो स्कीम हमको देखनी होगी। पॉइंट नंबर 2, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो हमको नहीं पता होंगे। ठीक है, तो उनको सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है, उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। और ठीक है, और तीसरी चीज हमको ये भी देखना है, अगर कुछ डेटा दे रखा है हमको, तो डेटा गवर्नमेंट से उससे क्या बताना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट आपको ये डेटा पब्लिक में रिलीज करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इकोनॉमिक सर्वे में देखनी है। इसी तरह से हमारी अप्रोच रहेगी, 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे इसके। ओके, मूविंग टू फर्दर। ठीक है, ये हमारे कंटेंट हैं, इसके अंदर हमारे टोटल 15 चैप्टर रहने वाले हैं। यही 15 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक सर्वे के हैं, मीन्स कंटेंट ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ उसको एज ए समरी दिया है हमको 45 पेज में।
पहला चैप्टर हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। देखते हैं इसके बारे में, वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में गवर्नमेंट क्या बताना चाह रही है, अगर हम स्टार्ट करें तो भाई इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन है, हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कितना अपना जीडीपी है, ओके, कितनी हमारी ग्रोथ रेट है, जीडीपी हो गई हमारी, ग्रोथ रेट हो गई, ठीक है, और किस तरह से हम हमारी जो ये जो डेवलपमेंट का हमारा प्रोसेस है, जीडीपी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम किस में नापते हैं, हमारा जीडीपी, इसको कैसे और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उस जो अगर बूस्ट पिछले साल के कंपैरिजन में अगर कुछ हुई भी है तो वो किन कारणों से, क्या हमने चेंजेस करे हमारी इकोनॉमिक में, क्या हमने रूल्स लॉज रेगुलेशंस में चेंजेस करे जिसके कारण हमको ये बूस्ट मिला है, तो वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट ने ही रिलीज करा उसके बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या बताना चाह रही है, उसके बाद में हम फर्दर बात करेंगे आगे की। देखो, ग्रोथ फ्रंटियर, ग्लोबल पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय सिक्योरिटी पॉलिटिकल कंसिडरेशन रेदर देन एफिशिएंसी एंड मल्टीलेटरल रूल्स। इसका इससे क्या मतलब है इस गवर्नमेंट का, कि जो ग्लोबल पॉलिसी है ना, ग्लोबल पॉलिसी इन द सेंस इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, और हमारे जो बड़े बड़े एशियन कंट्रीज हैं उन्हीं की बात करते हैं, उसी को हम हमारा बेस मान के चलते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, अगर इनको बेस लेके चलें तो जो ग्लोबल पॉलिसी है ना, इनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी कंसिडरेशन, कोई तो ड्राइविंग फैक्टर होता होगा पॉलिसी के पीछे, ठीक है भाई, एक तो हमको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो वो ड्राइविंग फैक्टर है नहीं, लेकिन इस बार क्या है ना कि मैक्सिमम जो ड्राइविंग फैक्टर है वो एक तो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, कि आप देख सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री अगर इंटरनेशनल न्यूज वगैरह उठा के देखें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन। इतने सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में क्या होता है ना कि पॉलिसी को एज ए टूल यूज में लेते हैं बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं, वो कैसे, कि एक तो टैरिफ की रेट, आपको पता ही होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ वार चल रहा है, क्योंकि इंडिया क्या है ना, यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और यूएस हमको प्रेशराइज कर रहा है कि आप वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हमसे इंपोर्ट करिए। तो इस तरह से ग्लोबल पॉलिसी है वो शेप हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का पहला स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट ही ग्लोबल पॉलिसी के बारे में है। देखो, कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। एक तो इंटेंसिफाई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं। एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइजेशन, एनर्जी और फाइनेंस वेपनाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि एनर्जी और फाइनेंस को एज ए वेपन यूज में लिया जा रहा है, ये मॉडर्न वारफेयर है, आप ऐसे मान लीजिए। अब देखो, बंदूकों से तो कोई लड़ नहीं रहा, सब है ना अलग अलग तरीकों से लड़ते हैं, तो फाइनेंस को एज ए वेपन यूज लिया जाता है कि या तो हम आपको फाइनेंस देंगे नहीं, पहली चीज, देंगे तो हम आप पे टैरिफ ज्यादा लगा, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे आपसे, दूसरा आप पे हम टैरिफ इंपोज कर देंगे। सबसे बड़ी तो ये टैरिफ वार है ना, ये जो टैरिफ वार चल रही है ये काफी ज्यादा होने लगी है। एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी, देखो वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है आज के टाइम पे, और आप अगर उसी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो दूसरे कंट्री करेंगे क्या, ओके, तो एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी भी एक एज ए वेपन इसको यूज में लिया जा रहा है। स्केप्टिसिज्म अबाउट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड कोई भी नहीं करना चाह रहा है। आप देखोगे 2010 से लेके 2010 मान लीजिए, 2010 ही ले लेते हैं अपन, 2010 से 2017 तक का टाइम आप लो, 17-18 तक का, जब मतलब कोविड आया ही था, उस टाइम तक हमारा जो हम एलपीजी, एलपीजी से कहते हैं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसे बूम पे था बिल्कुल, हर कोई ऐसे बोलता था प्राइवेटाइज कर दो, ग्लोबलाइजेशन कर दो, मार्केट ओपन कर दो, उससे हमारी डेवलपमेंट आएगा, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन 2017 के बाद में क्या ट्रेंड आया है, स्पेसिफिकली जब से ट्रम्प हमारे यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, लास्ट टाइम भी देख लीजिए और इस बार भी देख लीजिए, तो वो क्या है ना, काफी स्केप्टिक हो गए हैं फ्री ट्रेड के लिए। सभी कंट्री क्या है ना फ्री ट्रेड करना पसंद नहीं कर रही, वो जो मल्टीपल जो मैक्सिमम कंट्री है वो बायलैटरल ट्रेड कर रही हैं, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं।
ठीक है, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये हम आगे क्लास में देखेंगे अभी। बट बायलैटरल एग्रीमेंट का अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो दो कंट्री आपस में जिनका भाई अच्छा बनता है वो आपस में ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट पे ये टैरिफ रखेंगे, इस प्रोडक्ट पे ये टैरिफ रखेंगे, इस तरह से हम डील करेंगे। जैसे मान लो इंडिया और रशिया ने साइन कर लिया, ओके, इंडिया रशिया ने ऑयल के लिए साइन कर लिया कि हम आपको डॉलर में पे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, इंडिया के पास में डॉलर अवेलेबल नहीं है इतना। तो रशिया ने क्या, इंडिया रशिया ने डिसाइड करा कि हम, रशिया बोला कि हम आपको ऑयल देंगे और इंडिया उसी को जो है रूपी में या फिर किसी जैसे बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था उसी तरह से हम आपको जो आपको जरूरत है वो सामान आपको देंगे और उस तरह से हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, ठीक है, ये डॉलर लिमिटेड ही यूज कर सकता है। तो इस तरह से ट्रेड ट्रेड है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड का। कंपटीशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ओके, ये हॉट टॉपिक है हमारा। जब से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ईवीज की बात करने लगे हैं, क्योंकि ईवीज में देखो क्या होता है ना कि बैटरी होती है, ईवीज का तो पूरा खेल ही बैटरी का है। और बैटरी बनाने के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है, क्रिटिकल मिनरल्स की हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स के थ्रू ही हम बैटरी डेवलप करते हैं और बैटरी हमारी ईवी चलाती है। तो जितना ज्यादा ईवी बढ़ेगा हमको क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट बोलती है कि इसके थ्रू ही, इस डायरेक्शन में, इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ही हमारी जो वर्ल्ड ट्रेड है वो उसकी डायरेक्शन डिसाइड करी जा रही है आजकल। तो ग्लोबल पॉलिसी जो ट्रेड पॉलिसी है वो किस बेसिस पे डिजाइन होनी चाहिए कि ट्रेड बढ़े, डेवलपमेंट आए, ग्रोथ आए। बट जो ग्लोबल पॉलिसी है वो किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, ये जो 5 ट्रेंड स्टेब्लिश करें गवर्नमेंट ने कि एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के प्रति वो क्या है ना कि इनमें काफी कंपटीशन हो गया, वो स्केप्टिक है फ्री ट्रेड के लिए। तीसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल और टेक्नोलॉजी, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इतना इजीली गिव अवे नहीं कर रहे हैं, काफी हैवी अमाउंट क्या ना कि वो चार्ज कर रहे हैं अदर कंट्रीज से टेक्नोलॉजी के लिए। एनर्जी और फाइनेंस का वेपनाइजेशन, वो तो काफी पहले स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। और इंटेंसिफाई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ी रहे, हमने देखा था अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए भाई, है ना, घर में घुसे और ले गए उठा के, गजबी चीज है। अच्छा, इसके बाद में सेकंड ग्राफ में ये इकोनॉमिक सर्वे हमको क्या कहता है कि डिटोरेटिंग प्राइमरी बैलेंस ऑफ जीडीपी अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है ना, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ओके, प्राइमरी बैलेंस जो है हमारा वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम नापते हैं कि जीडीपी का कितना परसेंट हमारा प्राइमरी बैलेंस है, वो सभी कंट्रियों का डिक्रीज हो रहा है। देखिए आप, हम यूके का देखते हैं, यूके का ऑलमोस्ट -9 के आसपास है। यूएसए का, उसका और भी ज्यादा है, -11 के आसपास है। ठीक है, कुछ कंट्रीज का पॉजिटिव भी आया था बीच में। बट अगर हम बात करें ब्राजील और इंडिया की, ओके, जो सिमिलर कंट्रीज है अगर उनकी बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही चल रहा है। देखो 2025 में भी नेगेटिव है, ओके, एवरेज भी नेगेटिव है। और एवरेज दो तरह से एवरेज लिया देखो इन्होंने, 2015 से 2019, 2022 2021, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, दो तरह से एवरेज लिया, दोनों ही नेगेटिव है। प्री कोविड तो कम था नेगेटिव, पोस्ट कोविड में वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो पोस्ट कोविड के बाद में एवरेज में इंक्रीज हुआ और पोस्ट कोविड भी इंक्रीज हुआ, ये देखो, ठीक है, प्री कोविड से तो कम है बट फिर भी काफी हाई अगर हम एवरेज देखें तो हम पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी बैलेंस होता क्या है ना। प्राइमरी बैलेंस हमको समझ में आएगा तो हमको कहानी समझ में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में। देखिए, ओके, प्राइमरी बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। इट मीन्स कि मान लीजिए गवर्नमेंट, प्राइमरी बैलेंस हम किसको कहेंगे कि गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स हैं, सपोज करिए 1000, आप इसको बिलियन, यूरो, बिलियन कुछ भी मान लीजिए, हम एक टर्म ले रहे हैं 1000, ओके, और उसमें से एक्सपेंडिचर है हमारा सपोज करिए 500, ओके,
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि जो हमने लोन्स ले रखे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अदर कंट्रीज हो गया, उससे हमने जो लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है उसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सपोज करिए वो 100 रुपीज है, ठीक है, तो 1000 माइनस 400, तो 600 हमारा प्राइमरी बैलेंस है। ये प्राइमरी बैलेंस हमको क्या दिखाता है भाई, प्राइमरी बैलेंस से मतलब क्या है, ये तो हमने निकाल लिया प्राइमरी बैलेंस ये चीज है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए किस तरह से यूजफुल है वो हम देखते हैं। प्राइमरी बैलेंस को हम एक तरह से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिस्कल डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डिफिसिट हमको पता है कि हमारा जो फिस्कल डिफिसिट कैसे मेजर करते हैं हम, हमारी जो अर्निंग है, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अर्निंग से ज्यादा होता है हमेशा। ये तो बेसिक चीज हमको सबको पता ही है कि हमारा एक्सपेंडिचर अर्निंग से ज्यादा होता है, वो चाहे आप खुद का सैलरी भी देख लीजिए, भाई सैलरी 50,000 होगी, खर्चा हमेशा 60,000 होगा, तो हमारा वो फिस्कल डिफिसिट होता है प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो वो हमारा प्राइमरी बैलेंस होता है। दूसरा प्राइमरी बैलेंस कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल रिसीट्स जो हमने बात करी, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके। तो अब ये जो प्राइमरी बैलेंस है एक्चुअली में क्या इंडिकेट करता है वो हम देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको यूज करती है। पहली चीज तो इट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन, ओके, कि गवर्नमेंट किस तरह से हमारी फिस्कल पॉलिसी डिजाइन कर रही है और कितना गवर्नमेंट उसको है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कर रही है पैसे को। ऐसा नहीं है कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट यूज ही ना करे और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यूज करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि नई नई चीजें बनाना, जैसे ब्रिजेस बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, रोड्स बनाना हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ना खर्च करके अगर उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है तो वो सही नहीं है। तो इट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन, अगर हमारा प्राइमरी बैलेंस अच्छा है तो फिस्कल डिसिप्लिन हमारा बेटर है। एसेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट, मींस कि अगर हमारा प्राइमरी बैलेंस अच्छा है तो हमारा जो हमारा डेट है, पब्लिक डेट है, वो हमारा सस्टेनेबल है, ओके, मींस हम कभी भी उसको पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे किसी भी डेट के ऊपर। तो ये हमारी दो चीजें प्राइमरी बैलेंस इंडिकेट करती हैं, और हमारा प्राइमरी बैलेंस आपको पता ही है नेगेटिव में चल रहा है और मोस्ट ऑफ कंट्रीज का चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज का तो हमसे भी ज्यादा बुरी कंडीशन है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हम देखते हैं राइजिंग सोवरेन यील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले तो सोवरेन यील्ड्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में ये ग्राफ पे आएंगे कि सोवरेन यील्ड से क्या मतलब है। सोवरेन यील्ड से हम मोटा मोटा समझें तो ये इंटरेस्ट रेट है रिटर्न्स पे, कि क्या इंटरेस्ट रेट्स हमको देनी पड़ रही हैं रिटर्न्स पे। पेड बाय कंट्री गवर्नमेंट ऑन इट्स सोवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड इन डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी। जो गवर्नमेंट है हमारी वो फॉरेन और डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक है हमारी कंट्री है उसके अंदर जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटी इशू करती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जो हम परचेज करते हैं उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है वो हमारी यील्ड है, उसको हम सॉवरेन यील्ड बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हाउ मच इट कॉस्ट ए गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, मींस गवर्नमेंट क्या है, पैसा कहीं ना कहीं से उठाती है, तो गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा उठा रही है तो वो गवर्नमेंट को कितना उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, ओके। जैसे हम अगर किसी बैंक से पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कि एक बैंक हमको 8% दे रहा है, दूसरा बैंक हमको 14% दे रहा है, तो कौन सा हमको सही पड़ रहा है, 8% वाला हमको चीपर पड़ रहा है, और ये हमको कॉस्टली पड़ रहा है 14% वाला। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट पड़ रहा है किसी भी लोन को उठाने के लिए, तो वो हमारे सॉवरेन यील्ड्स हैं। देखते हैं, अच्छा, राइजिंग सोवरेन यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ में ये कंडीशन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सोवरेन यील्ड्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही हैं। कैसे, हमारे पास में जो गवर्नमेंट ने डेटा दे रखा है वो अप्रैल 2021 से और दिसंबर 25 के बीच का दे रखा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल का, 4 इयर्स का डेटा दे रखा है। अच्छा देखो, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, डेटा है ना हमेशा सच नहीं बोलता है, डेटा झूठ भी बोलता है, और जो डेटा कैसे झूठ बोलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो,
डेटा इस तरह से कई बार यूज लिया जाता है कि वो सामने वालों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हम उसी पीरियड का डेटा उठा लेते हैं जिस पीरियड में गवर्नमेंट ने अच्छा किया हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हो और हमको सही बताया गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ऐसा पीरियड उठा लिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट की क्या है ना कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि हमको ये लगता है कि सच में गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो हमको उसके इफेक्ट्स ही नहीं दिखते हैं। तो वही चीजें देखो, कहीं कहीं पे आपको है ना इकोनॉमिक सर्वे में जो कंपैरिजन मिलेगा ना वो 10 साल का मिलेगा, कहीं पे 5 साल का मिलेगा, और कहीं पे तो 15 और 25 साल तक का कंपैरिजन आगे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जिस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है उसका 20-20-25 साल का भी कंपैरिजन गवर्नमेंट ने दिया है। और ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 4 साल का कंपैरिजन दिया है सिर्फ। ठीक है, तो चीजें वेरी करेंगी। देखो इसके अंदर 5 कंट्रीज इन्होंने लिए, यूएस, जापान, यूरोप और चाइना, यूके। अगर हम बात करें यूएस की, तो ये रेड वाला यूएस का ग्राफ है। कंटिन्यूसली सॉवरेन यील्ड इंक्रीज हो रही है, मींस यूएस को पैसा इजीली नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पब्लिक को देना पड़ रहा है। जापान, जापान का देखते हैं, जापान का इससे कम है। चाइना, चाइना का तो ऑलमोस्ट गिर ही रहा है। ठीक है, चाइना का इंक्रीज नहीं हो रहा, चाइना का डिक्रीज हो रहा है। और यूके का भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है दो, यूएस और यूके, जो फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज्यादा हमको मैटर करती है, इन दोनों का इंक्रीज हो रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इस चीज को याद कैसे रखना है, देखो इसका क्या मतलब है एनालिसिस ग्राफ का। ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज याद रखनी है कि किस कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, किस चीज कंट्री का डिक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें याद रखने का जैसा कुछ नहीं। याद हमको क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी बैलेंस पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, सॉवरेन यील्ड्स पूछा जा सकता है। प्राइमरी बैलेंस का क्या यूज होता है, जो हमने देखा है कि भाई गवर्नमेंट उससे क्या मतलब है। एक तो हम सिर्फ डेफिनेशन देखें किसी चीज की, एक हम ये देखें कि एक्चुअल में गवर्नमेंट में वो यूज क्या आ रहा है ना, किस तरह से गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है उस चीज को, टर्म को। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मोर और लेस किसी चीज की डेफिनेशन से ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये जीडीपी। देखो थोड़ा जीडीपी की बात कर लेते हैं हम। ओके, जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दो कैलकुलेट करके दे रखी है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले इनमें डिफरेंस ही देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। देखिए मीनिंग, नॉमिनल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या है ना, करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होगा। जस्ट अ मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके डन। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा हो गया हमेशा करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होगा। रियल जीडीपी क्या होगा, हमारा बेस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। जैसे सपोज करिए जैसे अभी हमारा बेस है 2021 जीडीपी कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये बेस ईयर कुछ सालों में चेंज होता रहता है, हमको पता ही है। तो ये क्या होता है ना कि हमारा बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि ये क्या होता है ना, करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी डजंट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन चल रहा है आपका 6% इस ईयर में, लास्ट ईयर में आपका इन्फ्लेशन चल रहा था 4%। तो इस साल अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे करंट प्राइसेस में, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जीडीपी भी हमारा ज्यादा आएगा। बट क्या वो एक्चुअल जीडीपी है? नहीं, वो एक्चुअल जीडीपी नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के कारण हमारी जीडीपी ज्यादा आ रही है, जबकि एक्चुअल जीडीपी इतना है नहीं हमारा। तो उस चीज में हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट करना बेटर होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है जीडीपी। अगर किसी ईयर में इन्फ्लेशन ज्यादा भी है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। तो ये हमको एज ए रियल पिक्चर देता है हमारा कंट्री की जीडीपी की। ओके, इसमें हमको रियल पिक्चर मिलती है। ये करंट मार्केट एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइसेस, ये हमने बात कर ही ली कि ये करंट मार्केट प्राइसेस पे एक्सप्रेस की जाती है, और इसका बेस ईयर के बेसिस पे। तो उसके क्या बेस ईयर यूज करने का इफेक्ट क्या पड़ता है? बेस ईयर यूज करने का इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ना, और मार्केट सडन अप डाउन जो जाता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। सपोज करिए कि किसी जैसे कल परसों हम अगर गोल्ड का अगर रेट देखें कि एकदम से सिल्वर की रेट देखें तो 4 लाख से सीधा 2 लाख पे पहुंच गई।
तो ये क्या होता है ना कि सडन मार्केट क्रैश वगैरह जो होते हैं उसका इफेक्ट ये है ना कि उसका इफेक्ट नॉर्मलाइज कर देता है बेस ईयर, कि हम एक बेस ईयर ले लेते हैं 2011, भाई हम तो उसको बेस मानते हुए कैलकुलेट करेंगे सारी चीजें। तो उससे क्या होता है ना कि ये जो सडन फ्लक्चुएशंस होते हैं ना वो मेंटेन हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ जीडीपी, ओके, वैल्यू ऑफ जीडीपी भी हायर होगी सिंस करंट मार्केट चार्जेस आर टेकन इनटू इफेक्ट। तो जो करंट में चार्जेस हैं वो हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जीडीपी ज्यादा होगी। इसमें मार्केट प्राइसेस कम होते हैं तो हमारी जीडीपी वैल्यू कम आती है। यूजेस कैन बी कंपेयर्ड विथ वेरियस क्वार्टर्स ऑफ गिवन ईयर, कि इसका क्या यूज आता है भाई, अगर जब इसमें हमको जीडीपी ज्यादा आ रही है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारा एडजस्टेड नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं वेरियस क्वार्टर्स के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हम ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो रियल जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बट हमको अगर क्वार्टरली, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो हमको अगर क्वार्टरली कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन हम नॉमिनल जीडीपी के बेस पे ही करेंगे। ओके, कि पिछले क्वार्टर में हमारे ग्रोथ कितनी हुई, इस क्वार्टर में ग्रोथ कितनी हुई, तो वो नॉमिनल जीडीपी के बेस पे ही होगा, वो रियल जीडीपी के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि तो कैलकुलेट ही ईयरली बेसिस पे हो रही है। हमने एक 2011 को बेस मान रखा और उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज इजीली, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतनी अगर प्रॉब्लम है अकाउंटिंग में तो हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। रियल जीडीपी में थोड़ा इजी होता है हमारे पास में, ये बेटर इंडिकेटर है जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो ये मोटा मोटा हमारे दोनों जीडीपी में डिफरेंस था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस, तो ये आप ध्यान रखिए, सॉरी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये ग्राफ हमारे लिए सिर्फ एनालिसिस के लिए, बाकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो क्रक्स है, वो यही है, इसमें से गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट हमको क्या कहना चाह रही है। इंडिया रिटेन्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8 to 7.2%। मींस गवर्नमेंट ये कह रही है भाई हम इस फाइनेंशियल ईयर में 6.8 से 7.2% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया हुआ है, तो हम इसको ऑथेंटिक मान के चलेंगे कि यही हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है। ओके, पहले हम नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं हमारा। फाइन, ये जो नॉमिनल जीडीपी दे रखा है ये फाइनेंशियल ईयर 16 से 27 तक का दे रखा है हमको, ये 27 का छोड़ रखा है, 26 का ये एक्सपेक्टेड है। ओके, तो देखो हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट चल रही थी, ये लाख करोड़ में दे रखा है इधर सॉरी 300 लाख करोड़ में दे रखा है। तो इस फिगर को हम छोड़ें, अगर इस सिर्फ ग्राफ को देखें तो ये ठीक चल रहा है। यहाँ पे 18 में हमारे पास में कोविड आया, 20 में सेकंड वेव आई हमारी, और ये देखो जीडीपी किस तरह से प्लंज हुई एकदम सॉरी, जीडीपी एकदम नीचे गई है, फिर वापस हमने रिकवर करा है, और ये हमारे 23 की कंडीशन है, 24 की कंडीशन है, और ये 25 में जाके इस एरिया में हमारा ये ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहा है। जीडीपी इधर स्टेबल हुआ है, इसके बाद में सेकेंड वेव के बाद में एक्चुअली में स्टेबल हुआ है, और ये कोविड पीरियड में तो हमारे देख लो डीपी है। तो इससे क्या गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि किस तरह से जीडीपी हमारा चेंज हो रहा है। तो मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नॉमिनल और रियल जीडीपी समझने का है। नॉमिनल सॉरी, रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो इधर है, इस साइड में, जो रेड वाला पार्ट है ये देखो, ये रहा 6.8% बोला है गवर्नमेंट ने, ये 6.8% है रियल जीडीपी। और ये क्या है, जस्ट मिनट, ग्रीन वाला पार्ट, ओके, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी, मतलब ये दो वो दे रखे हमको कंडीशंस की, 6.8 से 7.2 तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रह सकता है, ये 7.5 रहे हो ही गया यहाँ पे, तो इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट रह सकती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ड्राइवर्स देखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आज से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।